हेलो बच्चों, द कॉमर्स हब एवं से पूरे टीम की तरफ से मैं शिवम तिवारी आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ठीक है, चाचा नेहरू की याद में हम लोग क्या करते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं द कॉमर्स हब एवं उसकी टीम की तरफ से एवं मेरी तरफ से सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ठीक है, आपके छुट्टी के बाद हम लोग एक छोटी सी पार्टी करेंगे अपने चिल्ड्रंस डे के अवसर पर। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर रहे थे सैलरी। बीकॉम थर्ड ईयर में या सीए इंटर या सेमी इंटर के टॉपिक में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम क्या था, सैलरी। तो आज हम लोग सैलरी के टॉपिक में अपने लास्ट लेक्चर को यहां पर डिस्कस करने चल रहे हैं। 6 लेक्चर इसके पहले हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने 7वें लेक्चर पर। आइए देखते हैं। अच्छा, पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, देखोगे यहां पर वैल्यूएशन ऑफ कार। फिर मैंने आपको पढ़ाया था फैसिलिटी ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन एंड पर्सनल अटेंडेंट। ठीक है, फिर मैंने आपको पढ़ाया फैसिलिटी ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। फिर एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फिर फ्रिंज बेनिफिट में इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन है ना, फिर हॉलीडे एंजॉयमेंट, फ्री फूड, गिफ्ट, यहां तक की बातें हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग जो बातें करने चल रहे हैं, सब लोग हेडिंग डाल लें। उसमें सबसे पहले आप बात करोगे रूल नंबर 35, पांचवा प्रोविजन है एक्सपेंस चार्ज टू अ क्रेडिट कार्ड। ठीक है, वो खर्चे जो किस पर हुए हैं, क्रेडिट कार्ड पर। ठीक है, तो देखोगे जब भी आप क्रेडिट कार्ड पर कोई खर्च कर रहे हो तो सबसे पहले आप चेक करो इसमें आपके एम्प्लॉयर ने आपको कितना पेड कर लिया। फिर आप चेक करोगे आपसे कितना रिकवर कर लिया गया है। जो वैल्यू बच गई वही वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी, या उसी वैल्यू को आप क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी की वैल्यू कंसीडर कर लोगे। ठीक है, देखोगे मान लो इंप्लॉयर ने खर्च कर दिया आपके क्रेडिट कार्ड पर 10,000 रुपया और आपसे 7,000 रुपये रिकवर कर लिया, तो ध्यान रखोगे अभी भी 3,000 रुपये आपको इंप्लॉयर ने एक्स्ट्रा पे किया है। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज्ड है। ठीक है, तो यहां पर हमको ये ध्यान रखना है इंप्लॉयर ने जितना आपको पे किया माइनस कर दोगे आपने अपने इंप्लॉय से जितना भी रिकवर किया। ठीक है, फिर देखोगे छठे में आ जाएंगे रूल 376 में क्लब के खर्चे। व्हाट इज मीन बाय क्लब, बताओ भाई। कभी कभी इंप्लॉय क्या होता है, बोर हो जाता है। ठीक है, तो उसको नाचने गाने घूमने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लब क्लब जाना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर जो भी पैसे खर्च होते हैं उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। देखोगे यहां पर आपका इंप्लॉयर जो पेड कर दिया है, ठीक है, माइनस कर दोगे जितना इंप्लॉयर ने रिकवर कर लिया, जो वैल्यू बच गई वही वैल्यू टैक्सेबल परचेज है। मान लो 7,000 रुपये आपको दिया इंप्लॉयर ने, 2,000 आपसे रिकवर कर लिया, 5,000 की जो वैल्यू बच गई यही क्या होगी, आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज। ठीक है, तो यहां तक सभी अच्छे नोट कर लोगे। देखो जितने भी प्रोविजन आ रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ चेक नहीं करना, आपको केवल ध्यान रखना इंप्लॉयर ने आपको कितना दे रखा। इंप्लॉयर ने आपको जो दिया आप उसमें चेक करोगे आपके इंप्लॉयर ने आपसे रिकवर कितना कर लिया। जितना अमाउंट आपसे रिकवर कर लिया होगा उसको आप माइनस कर दोगे। ध्यान रखोगे जो वैल्यू बच जाएगी वो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज हो जाएगी। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग अपने अगले प्रोविजन पर। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको हम लोग। 7th में यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। ठीक है, तो मूवेबल एसेट्स की जब भी आप बात करेंगे देखेंगे मूवेबल एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है ना। देखो मूवेबल एसेट्स आपको पता होगा एसेट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक है आपका फिक्स्ड एसेट, एक है आपका करेंट एसेट। ठीक है, फिक्स को आप नॉन करेंट एसेट भी बोलते हो। ठीक, तो मूवेबल एसेट्स में देखोगे क्या क्या आता है, सारी एसेट्स आ जाती इसमें, ऑल एसेट्स। बट इसमें क्या नहीं आता है, लैपटॉप,
एंड कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन। मोबाइल फोन, कंप्यूटर और लैपटॉप को यहाँ से दूर रखा गया है। इस बात को आप ध्यान रखो, क्योंकि ये पर्सनल यूज की चीजें हैं और पर्सनल यूज की चीजों को क्या कर दिया गया, यहाँ से हटा के बाहर रख दिया गया। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम लोग। तो देखोगे, एसेट्स बिलोंगिंग टू एम्प्लॉयर, है ना। अगर एसेट्स एम्प्लॉयर से बिलोंग करती है तो क्या प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। अब ध्यान रखोगे, अगर एसेट्स टेकन ऑन रेंट, अगर एम्प्लॉयर ने एसेट्स को रेंट पर लिया है तो उसका प्रोविजन क्या होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, रूल नंबर 376। ठीक है, सॉरी 7। तो ध्यान रखो कि मूवेबल एसेट का मतलब क्या है, जो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करा सकते हो, बट इसमें आपने लैपटॉप को, मोबाइल फोन को, कंप्यूटर को नहीं शामिल किया है, उसको आपने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे, चेक करोगे क्या ये एसेट एम्प्लॉयर की है या या ये एसेट्स एम्प्लॉयर ने रेंट पर लिया है। ठीक है, तो दोनों प्रोविजन के अलग अलग वैल्यूएशन के तरीके हैं। आइए हम लोग इसको सीखते हैं। यहाँ पर देखोगे, अगर एम्प्लॉयर की खुद की एसेट्स है तो 10% कॉस्ट ऑफ सच एसेट्स, बातें समझ में आ रही हैं आपकी, उस एसेट्स का टोटल कॉस्ट का, कॉस्ट का मतलब यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट से, आप इस बात को ध्यान रखोगे। जो बातें आपको ना समझ में आ रही हो वो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, देखोगे यहां पर मैं कह रहा हूं कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट से रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हो इसको। 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट। फिर एसेट यूज फॉर मोर देन 10 ईयर। ठीक है, अगर चाहो आप इसका वैल्यूएशन ऐसे भी कर सकते हो। इसको हम लोग यहां पर दो पार्ट में कर, लिखोगे यहां पर, इफ assets is used within 10 ईयर, है ना, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10% कॉस्ट ऑफ सच एसेट्स। नोट कर लोगे, अगर ऐसी कोई एसेट है जिसको आप 10 साल तक यूज करते हो, है ना, यूज्ड अप टू 10 ईयर, यहां पर विथिन का जगह लिख सकते हो, अप टू 10 ईयर, है ना। तो ध्यान रखोगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितना हो जाएगा, 10% कॉस्ट ऑफ सच एसेट, है ना। यहां पर 10% कॉस्ट ऑफ, या यहां पर ओरिजिनल कॉस्ट आप लिख सकते हो, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच एसेट। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब दूसरे में लिखोगे, इफ एसेट्स इज यूज्ड मोर देन 10 ईयर, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल पर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब एक एसेट्स को आप यहां पर जो प्रोविजन उसके अकॉर्डिंग 10 साल ही यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर 10 साल तक यूटिलाइज करते हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या होगा, 10% कॉस्ट ऑफ या ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच एसेट। बट अगर मोर देन 10 ईयर है, आप उसको यूज कर रहे हो, फिर भी उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब देखोगे हम लोगों ने एसेट्स को रेंट पर दिया हुआ है ना, तो देखोगे ऐसे केस में क्या करना है हम लोग को, रेंट और हायर चार्ज पेड और पेबल बाय एम्प्लॉयर माइनस। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, यार सही तरीके से नहीं लिखा, लिखोगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय,
माइनस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, जो वैल्यू आ गई वही क्या हो गया आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज। कब की बात है ये, रेंट पर। ठीक है, तो ध्यान रखोगे यहाँ पर दो प्रोविजन निकले हमारे वैल्यूएशन, है ना। पहला, अगर एसेट इंप्लॉयर की चेक करो क्या उसने उसको 10 साल तक यूज करना किया है, या 10 साल से ज्यादा, 10 साल से ज्यादा होगा जीरो, और 10 साल तक होगा तो 10% ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच एसेट। ठीक है, फिर रेंट पे लिए होगे, जो अमाउंट इंप्लॉयर पे कर रहा है माइनस कर दोगे रिकवर फ्रॉम इंप्लॉय, जो वैल्यू बच गई वही वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज हो गई। ठीक, यहां तक सब बच्चे नोट कर लें। फिर अब हम लोग अपने अगले प्रोविजन पर आएंगे, जहां पर हम लोग को बात करना है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। अभी हम लोग इमूवेबल का बात कर रहे थे, तो रूल 378 पर आ गए हम लोग। यहां पर देखोगे कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम है पहला, मोटर कार, फिर अदर मूवेबल एसेट। ठीक है, आओगे यहां पर देखोगे कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, पहला कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर नोट कर लो सब लोग, कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम। नोट कर लेंगे सब लोग। फिर मोटर कार, तो पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की। ठीक है, तो यहां पर देखोगे माइनस ओरिजिनल कॉस्ट जो है आप पुट कर लो। देखोगे सभी बंदे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट आप पुट कर लो, माइनस करोगे 10%, सॉरी डेप्रिसिएशन यहाँ पर 40% है, और मेथड क्या है आपका रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। दो बातें आप ध्यान रखोगे, अगर मूवेबल एसेट, अभी हम लोग इमूवेबल का बात कर रहे थे, मूवेबल में देखो, सॉरी मूवेबल का बात हमने ऊपर किया, लेकिन वहां पर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम थोड़ा, यहां पर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम को कंसीडर कर दिया, बोला जो कॉस्ट हो उसकी माइनस करोगे 40% डेप्रिसिएशन। किस मेथड से, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से, ध्यान रखोगे, ना कि एसएलएम मेथड। फिर यहां पर देखोगे अगर अमाउंट रिकवर हो गया है, माइनस अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, जो वैल्यू बच गई वही वैल्यू टैक्सेबल परचेज की वैल्यू मानी जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखो। ठीक है ना, ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस करोगे जो पैसा इंप्लॉय से रिकवर हुआ, और 40% डिप्रिसिएशन रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, जो वैल्यू बच गई वही रिटेन डाउन वैल्यू हो जाएगी, और उसी को क्या मान लोगे आप वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज मान लोगे। मोटर कार में आ जाओगे सब लोग, यहां पर देखो कॉस्ट ऑफ कार 15% डिप्रिसिएशन है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से, और अगर कोई इंप्लॉय से अमाउंट रिकवर हो गया तो ये सारी चीजें माइनस कर दोगे, जो वैल्यू बच गई वही वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज हो जाएगी। अदर मूवेबल एसेट में सेम प्रोविजन है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डिप्रिसिएशन 10% है ना। तो देखोगे मोटर कार, कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रिक आइटम को छोड़कर सभी एसेट्स पर एसएलएम मेथड से 10% के रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। माइनस देखोगे अगर कोई पैसा रिकवर है फ्रॉम एम्प्लॉय से, जो वैल्यू बच गई वही वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज है। ध्यान रखो इस बात। तो यहां तक सभी बच्चे नोट कर लें। प्रोविजन नंबर 8 में आपके 3 है, पहला कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, दूसरा मोटर कार है, एंड तीसरा अदर एसेट है ना। मोटर कार पर
आपका 15% के रेट से डिप्रिसिएशन है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से, कंप्यूटर पर 40% का डिप्रिसिएशन है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से, बट अदर एसेट पर 10% रेट से डिप्रिसिएशन है एसएलएम मेथड से। ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे हम लोग, रूल 379 पर आएंगे, नाइन्थ प्रोविजन पढ़ेंगे, एनी अदर बेनिफिट्स और इम्यूनिटीज। इसमें देखना है हमको और भी कोई अगर बेनिफिट या इम्यूनिटीज है, ठीक है। सर्विसेज, राइट्स और प्रिविलेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, जो प्रोवाइड किया उसका वैल्यू ले लोगे, उसमें से माइनस कर दोगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, जो वैल्यू बच गई वही वैल्यू टैक्सेबल परचेज हो जाएगी। नोट कर लें यहां तक। तो कहने का मतलब देखो इसमें ज्यादा टफ है नहीं, जो पैसा एम्प्लॉयर आपको दे रहा है अगर आपसे कुछ रिकवर हो गया उसका माइनस कर लो, जो वैल्यू बच गया वो वैल्यू आप टैक्सेबल परचेज हो जाएगा। देखिए ये आपको बता दिया जा रहा है, इस पर आप गौर करिएगा, ठीक है ना, नहीं तो ये पेपर में आपको बहुत भारी पड़ जाएंगे। नोट पर खासा ध्यान रखेंगे हम लोग, पढ़ें इसको एक बार। नोट में लिखा है एक्सपेंस ऑन टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन एक्चुअली इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर शैल नॉट बी ट्रीटेड एट टैक्सेबल परचेज। अगर आप एम्प्लॉयर के बिहाफ पर कोई खर्च कर रहे हो, किस पर करे, मोबाइल फोन पर या टेलीफोन पर, तो वो वैल्यू टैक्सेबल परचेज में कंसीडर नहीं की जाती। ठीक है, यहां तक सभी बच्चे नोट कर सकते हैं। कितने बाकी हैं अभी, बस खत्म हो गया, 2 प्रोविजन हो गए। नोट करो, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और हर बार सीए इंटर सीमेंटर में पूछा भी जा रहा है, ठीक है। देखोगे यहाँ वैल्यूएशन करना है हमको स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का या स्वेट इक्विटी शेयर की, ठीक है। तो देखोगे ऐसे केस में वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वीट इक्विटी शेयर, यस ई यस का मतलब क्या है, स्वीट इक्विटी शेयर, है ना। तो देखोगे उस डेट की जो वैल्यू हो उस वैल्यू को आप नोट कर लो। वैल्यू का मतलब कौन सी वैल्यू से है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ परचेज, जिस डेट को आपने परचेज किया है उस डेट को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, माइनस कर देंगे इसमें से अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, जो वैल्यू बच गई वही वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू। मान लो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी की वैल्यू 350 है, ठीक है ना, मार्केट प्राइस क्या 350, कंपनी ने ऑफर किए 200 में, तो 150 सेविंग हो रहा है कि नहीं उसको, 350 का सामान आपको 200 में मिल रहा है, 150 की सेविंग आपकी हो रही है, 150 रुपए आपका क्या मान लिया जाएगा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज, ठीक है। आगे देखेंगे, पढ़ लो सब लोग, वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, ठीक है, नॉट बीइंग एन इक्विटी शेयर इन द कंपनी, है ना, यहां पर आपका स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है बट वो इक्विटी शेयर कंपनी का नहीं है, रूल 3(9) बात करेंगे। तो सेम प्रोविजन होगा, ऑप्शन की वैल्यू आप चेक कर लो, ठीक है ना, किस डेट की, उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू, और इंप्लॉय से कितना रिकवर कर लिए हो, माइनस कर दो, जो वैल्यू बच गई वही टैक्सेबल परचेज की वैल्यू। मान लो उस डेट की वैल्यू 400 है या 4000 मान लेते हैं, 2000 इंप्लॉय से रिकवर किए हो, 2000 आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेजेस मान लिया जाएगा। यहां तक की बात सभी बच्चे हमारी नोट कर लेंगे, ये सभी प्रोविजन आप कायदे से पढ़ लोगे, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है आज हमारा लेक्चर का लास्ट क्लास है, ठीक है, इसके बाद आपकी क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। हमने आपको पढ़ा रखा है जितने भी बच्चे हैं वो
अपने द कॉमर्स हब ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां से अपने ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपने क्लास का आनंद उठाओ। ठीक है, अब देखो ध्यान रखोगे एक बात, आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है जिसका मेन एम क्या है, आप अपने घर बैठे, अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, कैट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको क्लासेस लगातार प्रोवाइड कराई जाए। वो ध्यान रखो, जितनी यूट्यूब पर क्लास है वो सभी बच्चे नहीं देख सकते। मान लो जो आपको फ्री की क्लास दी जा रही है वो आप देख लो, बट इसके अलावा जो क्लासेज है आपकी पेड वाली, वो तो वही बच्चा देख सकता है ना जो ज्वाइन किया है। तो ध्यान रखो, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो ज्वाइन करने का, और रीजनेबल फीस का पेमेंट आपसे लिया जा रहा है, कोई बहुत अधिकांश पेमेंट आपसे नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। लास्ट बात जो है हमारा मेडिकल बेनिफिट पर। मेडिकल बेनिफिट की जब भी बात करेंगे आप, दो बात करेंगे, है ना। एक, आप ट्रीटमेंट कहां पर करा रहे हो, विद इन इंडिया, ठीक है ना, लिख लो इसको कायदे से। ट्रीटमेंट विथ इन इंडिया। और यहां पर ट्रीटमेंट कहां पर हो रहा है, आउटसाइड इंडिया। तो आइए हम लोग बात करते हैं भाई, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 है सैलरी में आपका, ध्यान रखोगे इससे रिलेटेड। और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो समझ लो कि बीकॉम के तो आधे ज्यादा बच्चे पेपर में क्वेश्चन छोड़। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको इस प्रोविजन को। देखोगे, ध्यान से देखिए, आप थ्योरी के जो भी प्रोविजन आपको लिखाए जाते हैं वो आप कायदे से अगर पढ़ लोगे तो न्यूमेरिकल आपके लिए क्या होगा, एकदम इजी होगा। ठीक है, नोट कर लो, यहां तक देख लो सब लोग, पहले मैं नोट करा दे रहा हूं, आप नोट कर लें, फिर मैं समझा रहा हूं आपको। चलो देखो, पहला देखो, वैल्यू ऑफ ट्रीटमेंट अगर इंडिया में है तो वैल्यू ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड और मेंबर ऑफ हिज फैमिली, या तो एम्प्लॉय या उसके फैमिली के मेंबर अगर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो जाएगा, जीरो। पहला प्रोविजन क्या है, एम्प्लॉयर या उसका कोई फैमिली मेंबर है और वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराता है एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज जीरो। फिर देखोगे प्रोविजन नंबर 2 है, एनी सम पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर कुछ पेड करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉय, किसके संबंध में, अपने एम्प्लॉय के संबंध में, ठीक है, मेडिकल के लिए, ठीक, ऑफ हिमसेल्फ, उसके एम्प्लॉय के लिए एंड हिज फैमिली मेंबर, या उसके फैमिली मेंबर के लिए, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होंगे, जब देखोगे इसमें दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसमें हम लोग, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, ठीक है, ध्यान रखोगे, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है, सम पेड कर रहा है एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय के लिए या उसके फैमिली मेंबर के लिए, पहला देखोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, तो वैल्यू जीरो हो गई। भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब डिसीज, ठीक है, एलिमेंट्स इन अ हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय सीसीआईटी, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। एक चीज देखो कह रहा है, अगर प्रिस्क्राइब डिसीज है ना, और हॉस्पिटल को अप्रूव कर दिया सीसीआईटी का मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या इसी लेवल का कोई अधिकारी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है ना। देखोगे अगर मेडिकल ट्रीटमेंट का पेमेंट इंप्लॉयर कर रहा है अपनी इंप्लॉय उसके फैमिली मेंबर के लिए, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है या कोई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है
या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या लोकल अथॉरिटी है तो वैल्यू जीरो है ना। लेकिन अगर कोई प्रिस्क्राइब डिसीज है या अप्रूव्ड हॉस्पिटल है जिसको अप्रूव कर दिया सीसीआईटी ने, तब भी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखोगे। फिर आते हैं हम लोग थर्ड पर, पेमेंट और रिम्बर्समेंट ऑफ प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉय और एनी अदर फैमिली मेंबर। ठीक है, तो वैल्यू आप क्या हो गया, टैक्सेबल परचेज जीरो हो गया। ठीक है, कह रहा कोई पेमेंट किया था एम्प्लॉय ने, उसका रिम्बर्समेंट हो रहा है, प्रीमियम किससे रिलेटेड है, हेल्थ से। यह हेल्थ इंश्योरेंस किसका, एम्प्लॉय का या उसके फैमिली मेंबर का। तो ध्यान रखोगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या है, जीरो। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। भाई देखो, मेडिकल ट्रीटमेंट आप किसका करा है, अपने एम्प्लॉय का क्यों करा है, जिससे आपका बिजनेस स्मूथली रनिंग करे, इसके लिए आप पेमेंट करते हो। तो क्या है, वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप उसका 80 में डिडक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग कर रहे थे जब ट्रीटमेंट कहां पर हो रहा था, इंडिया में। अब हम लोग बात करेंगे जब ट्रीटमेंट आप कहां पर कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया में कर रहे हो। इस बात को ध्यान रखो। देखोगे पहला, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, कोई लापरवाही नहीं करेगा, नहीं बहुत पिटाई की जाएगी सबकी। देखिए पढ़िए, लिखा है एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर। खर्चा किसने किया, एम्प्लॉयर ने किया। किस पर किया, मेडिकल ट्रीटमेंट पर। किसके, एम्प्लॉय के या उसके फैमिली मेंबर का। बात समझ में आई कि नहीं। इज फुल्ली एग्जिट अप टू द एक्सटेंट, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके ऊपर या आपके फैमिली मेंबर के ऊपर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च करता है तो एग्जिट होगा। कहां तक, जहां तक अप्रूव कर देगी आरबीआई। कहां तक भाई, जहां तक आरबीआई ने अप्रूवल दे रखा है वहां तक एब्जेंट रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर सेकंड चेक कर लें, खर्चा इंप्लॉय कर रहा है ट्रेवल पर एंड स्टे अब्रॉड ऑफ द पेशेंट एंड ऑन अटेंडेंट इज ऑल्सो एग्जाम सब्जेक्ट टू दी फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। कह रहा है खर्चा कौन कर रहा है, बताया उसने भैया, खर्चा इंप्लॉयर कर रहा है। किस पर कर रहा है, अपने इंप्लॉय पर और उसके किसी एक फैमिली मेंबर पर। कहां के लिए, बाहर रहने के लिए, इलाज कराते हुए। बट कंडीशन है ए, द एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे अब्रॉड इज एग्जाम टू द एक्सटेंड बाय द आरबीआई। ठीक है, नोट कर लीजिए यहां तक। एक्सपेंडिचर मेडिकल ट्रीटमेंट और वहां पर बाहर रहने का, ठीक है, जितना आरबीआई परमिट कर देगा उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर बी में बात करेंगे हम लोग देखोगे बी में बात करेंगे एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द ट्रेवल ऑफ द पेशेंट। ठीक है ना, खर्चा जो किया है ट्रेवल पर पेशेंट के या एक अटेंडेंट पर फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब यहां पर उसको चेक करना पड़ेगा, उसका ग्रॉस टोटल इनकम जो एम्प्लॉय का है वो 2 लाख से ज्यादा। ठीक है, पहला प्रोविजन पूरा खर्चा एग्जेम्प्ट होगा, आरबीआई परमिट कर देगी, है ना। दूसरा एक्सपेंडिचर सब एग्जेम्प्ट हो जाएगा उसका, उसके पेशेंट का। ठीक है, एक अटेंडेंट फुली एग्जेम्प्ट, लेकिन उसकी ग्रॉस शर्त क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख के ऊपर नहीं। अगर 2 लाख के ऊपर आपकी इनकम है तो ध्यान रखोगे पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं आपका मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर नोट प्रोवाइड करा दिया गया है, आप वहां से निकाल के इसको डाउनलोड करके अपने स्टडी कंटिन्यू करेंगे। कुछ प्रोविजन आपका कोविड के समय आ गया है, जरा इसको ध्यान दोगे आप। नोट नंबर 1, टैक्स एग्जेम्पशन फॉर एक्सपेंडिचर on COVID treatment and ex gratia received on death due to COVID during financial year 1920 and subsequent year will be exempt without limit to the family member but the maximum limit 10 lakh to the other person। कह रहा है अगर कोविड से फाइनेंशियल ईयर 19-20 या इसके बाद के ईयर में किसी का डेथ होता है तो फैमिली मेंबर को जितना पैसा मिला है वो सब का सब एग्जेम्प्ट होगा। बट अगर फैमिली मेंबर के अलावा किसी को पैसा मिल रहा है, मान लो आपने किसी को रखा था, है ना, गोद लिया था, और भी जो भी मेजरमेंट होगा ध्यान रखना, उसके लिए सब बातें की जा रही हैं, तो उसको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन मिलेगा।
रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस एक्चुअली इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफाइड इन 1 and 2 अब एग्जाम। ठीक है, कह रहा अगर 1 और 2 में कोई खर्चे हो रहे हैं और उसका रिम्बर्समेंट हो रहा है तो वो टोटली एग्जिम्ड फ्रॉम टैक्स माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ध्यान रखोगे बेटा, हम लोग का जो सैलरी का लेक्चर रहा, ये लेक्चर यहीं तक का रहा आपका। ठीक है ना, तो सभी चीजें जो आपको लिखाई गई हैं इस पूरे लेक्चर के दौरान, आप इस पर कायदे से काम करिए और इसके साथ साथ आप चेक करोगे कि आपको पढ़ने की ट्रिक या पढ़ाने की ट्रिक कैसे लगी। ठीक है, आप इसके साथ साथ अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हो तो आप लाइक करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब करो और भी अपने साथियों को प्रोवाइड कराएं। ठीक है, देखिए हमारे लिए मोटिवेशन, हम आपको ऑनलाइन क्लास तभी देंगे ज़्यादा से ज़्यादा जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी, और रिक्वायरमेंट कौन बताएगा भाई? आपके कमेंट और आपके लाइक बताएंगे। ठीक है, तो चलिए द कॉमर्स हब एवं इसके टीम की तरफ से आप सभी को बाल दिवस के साथ साथ हमारी तरफ से टाटा बाय। ठीक है।